बचाओ बचाओ बचाओ, छोड़ो मुझे। अरे लगता है किसी ने हमें देख लिया है। चलो निकलो यहाँ से, जल्दी निकलो, कहीं वो हमारी शिकायत पुलिस को ना कर दे। तुम पुरुष मैं औरत, दो जात। तुम नेत्रहीन मैं नेत्रहीन, एक जात। वह भी नेत्रहीन, तुम भी नेत्रहीन, वह भी सुंदर, तुम भी सुंदर। तुम दोनों चाहो तो शादी कर लो। अभिभावक की भूमिका में मैं हूँ ना। अरे मेरी चाबी से ताला क्यों नहीं खुल रहा है? वहाँ जमींदार, तुम फका मार, वहाँ सिर, तुम चरण। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुमने जात छुपा कर शादी कर ली बेचारी से। मैं नेत्रहीन जरूर हूँ लेकिन कायर नहीं। बीमा के खातिर मरने के लिए भी तैयार हूँ मैं। बीमा को 4था महीना है। अगर मेरी बीवी को और उसके होने वाले बच्चे के साथ कुछ अगर हुआ तो आप सभी लोग कटघरे में होंगे। अरे जमन, पेपर में तो उल्टी खबर आई है। साले अंधे लुंगड़े लूले भी बड़े घर की लड़कियों को धोखा देकर उससे शादी रचाने लगे हैं। गुड्डे कहेंगे ये ले तेरी आजी पकड़ और भाग जाए यहाँ से। विकलांग हो दोनों, और होते तो सीधा अंदर डाल देता। आइंदा ऐसी झूठी शिकायत लेकर थाने में चले आना। निशक्त अपनी पर उतर जाए तो लोहे की गेंद है। लोहे की गेंद को ना फेंका जा सकता है और ना ही उसे उछाला जा सकता है। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, आका जी श्यामा जी मुर्दाबाद। निशक्त जन एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बीमा नाटक आपके सामने प्रस्तुत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? दोस्तों पता है काफ़ी लंबे समय के बाद हम इस चैनल पर दोबारा से मिल रहे हैं, इसलिए आप सभी का दिल से स्वागत है इस चैनल पे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बीमा इस नाटक के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाए ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर एकदम लास्ट तक ज़रूर देखना। तो दोस्तों इस नाटक के नाटककार है रत्न कुमार सांबारिया जी। तो सबसे पहले मैं आपको उन्हीं का ही परिचय देता हूँ। रत्न कुमार सांबारिया जी हिंदी साहित्य के जाने माने और सुप्रसिद्ध साहित्यकारों में से एक है। इनका जन्म 6 जनवरी 1956 को हरियाणा में हुआ, लेकिन पिछले 48 सालों से वे राजस्थान में ही अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसी दौरान उन्होंने कई लेख एवं रचनाएं लिखी तथा अपने कार्यों में कुशलता एवं कर्तव्य निष्ठा का परिचय दिया। उनकी कहानियाँ जहाँ सामाजिक सरोकार से ओतप्रोत है, वहीं उनमें एक असरदार संदेश का भी बखूबी आभास होता है। उनकी बेबाकी एवं भाषा शैली काफ़ी सराहनीय भी रही है। शब्दों पर पकड़ एवं विषय के प्रति गहराई उनकी विशेषताओं में शुमार की जाती है। यह उनके कहानी संग्रह, एकांकी संग्रह, लघु कथा संग्रह है। आप चाहे तो लिख लीजिए या फिर इसका एक स्क्रीनशॉट जरूर निकाल लीजिए। सांबारिया जी के ऊपर अम्बेडकरवादी विचारधारा का पूरी तरह से प्रभाव था। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं हमारे नाटक की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको नाटक के पात्र पता होने चाहिए। हमारे इस नाटक का नायक, जिसका नाम है जमन वर्मा, जो नेत्रहीन है, मतलब कि जिसे दिखाई नहीं देता है, उसकी उम्र 25 साल है। साथ ही यहाँ एक दलित जाति का लड़का है। हमारी इस नाटक की नायिका है जिसका नाम बीमा है, जो कि वो भी नेत्रहीन है, लेकिन देवी का प्रकोप आने की वजह से उसकी आंखें चली गई है। मतलब बीमा इस दुनिया को देख चुकी थी, जिसकी उम्र 23 साल है। श्यामा जी नेत्रहीन संस्था के संस्थापक है, जिनकी उम्र 60 साल है। बुजुर्ग बीमा के पिता है। नवयुवक बीमा का भाई है। आका निशक्तों की धनीधारा है, जिनकी उम्र 52 साल है। देवत सिंह जमन वर्मा का दोस्त है, जिसकी उम्र 27 साल है। सीसी जहां यह एक पत्रकार है और जिसकी उम्र 35 साल है। और यह कुछ अन्य पात्र है जिनके बारे में हम आगे इस नाटक में जानेंगे। तो चलो फिर शुरू करते हैं हमारे इस नाटक को। दोस्तों नाटक की शुरुआत में हमें ये पता चलता है कि बीमा जो इस नाटक की नायिका है, उसका अपहरण हो चुका है। और अपहरण होने के बाद नाटक का नायक जमन वर्मा काफी चिंतित है, काफी परेशान है और उसे ढूंढने लगा है। इस अपहरण की मुख्य वजह है जाति भेद, लेकिन अंत में हमें ये पता चलता है कि नेत्रहीन या निशक्त लोगों को ही विजय प्राप्त होता है। नेत्रहीन जमन वर्मा दलित है, तो उसकी पत्नी बीमा एक उच्च जाति की जमींदार की लड़की है, लेकिन दलित होना जमन वर्मा को काफी तकलीफ देता है। उसका खामियाजा उसे भुगतना ही पड़ता है। जमन वर्मा और बीमा एक दूसरे से सच्चे दिल से प्यार करते थे और उनका विवाह पूरी सच्चाई और आपसी सहमति से हुआ था। लेकिन जमींदार बीमा के पिता जमन वर्मा को बिना बताए ही उनके घर से अपने घर ले जाते हैं और बीमा की खोज में जमन वर्मा निकल जाता है। तब उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी को तो जबरन ले जाया गया है। तभी वह उसका विरोध करता है, लेकिन उसकी मदद कोई भी नहीं करता है। बेचारे को कुछ भी दिखाई नहीं देता है। और दूसरी तरफ
वह एक दलित है, लेकिन वह अपनी पत्नी से बेहद ज्यादा प्यार करता था, इसलिए वह उसे पाकर ही रहता है। लेकिन कैसे, ये तो आपको आगे पता ही चल जाएगा। दोस्तों, नाटक की कथा वस्तु में पूर्व दीप्ति यानी फ्लैशबैक शैली का प्रयोग किया गया है। किसी मूवी की तरह चमन वर्मा और वीमा की पहली मुलाकात का दृश्य हमें दिखाई देता है। नाटक की नायिका वीमा सवर्ण जमींदार की लड़की है। उसे 2 भाई है, माँ की मृत्यु हो चुकी है। घर पर ही वह उसे जितना हो सके उतना वह काम कर लेती थी, लेकिन उसके पिता अपनी बेटी नेत्रहीन है, इसलिए उसका विवाह अपने ही जैसे एक अधेड़ उम्र के पहले से ही विवाहित निसंतान जमींदार से शादी करवाना चाहता था। लेकिन इसकी खबर वीमा को पता चल जाती है और वह उसका विरोध करती है और एक दिन खेत में जाना है ऐसा बहाना बनाकर वह घर से भाग जाती है और एक ट्रेन पकड़ लेती है। ट्रेन में बैठने के बाद वह उसके परिवार के बारे में सोचती है। उसे काफी गुस्सा आता है। सोचते सोचते वह एक अनजान शहर के स्टेशन पर उतर जाती है। अकेली बेसहारा नेत्रहीन जवान वीमा को देखकर कुछ गुंडे उसी स्टेशन के पास एक गड्ढे में ले जाकर अवसर का लाभ उठाना चाहते थे। बचाओ बचाओ बचाओ, छोड़ो मुझे। और ऐसे में ही उसकी चीख पुकार सुनकर नाटक का नायक अर्थात हीरो नेत्रहीन चमन वर्मा की एंट्री होती है और पत्थर मारकर उन गुंडों से वीमा को बचा लेता है और वीमा को अपने साथ नेत्रहीन संस्था के चालक श्यामा जी से मिलवाता है। श्यामा जी ने जमन वर्मा को नौकरी और रहने के लिए स्कूल के ऊपर वाला कमरा दिया था। श्यामा जी जमन वर्मा को अपने बेटी की तरह मानते थे। श्यामा जी वीमा को देखकर उसे जमन वर्मा को अपने साथ रखने के लिए कहते हैं। फिर जमन वर्मा वीमा को अपने कमरे में ले जाकर 3 दिनों से भूखे वीमा को खाना खिलाता है और रात में जब वो एक ही बिस्तर पर सोते हैं तब भी जमन वर्मा इंसानियत और नैतिकता का पालन करता है और इसी व्यवहार से वीमा जमन वर्मा से प्रभावित हो जाती है और उससे शादी करना चाहती थी। लेकिन जमन वर्मा राजी नहीं होता है क्योंकि वह एक दलित था और यह सच्चाई वह वीमा को बता देता है। तभी वीमा कहती है, इतने पढ़े लिखे होने के बाद भी तुम ऐसी बातें कर रहे हो। मन में ऊंच नीच का भेद रहते गृहस्थी की गाड़ी नहीं चलती है। यह सब बातें छोड़ो जमान, और कहती है, तुम पुरुष मैं औरत, 2 जात। तुम नेत्रहीन मैं नेत्रहीन, 1 जात। तब फिर बाद में श्यामा जी की अनुमति से यह दोनों शादी कर लेते हैं। दोस्तों, नाटक में विवाह होने के बाद वीमा 4 माह के पेट से है। लेकिन एक दिन जमन वर्मा को यह पता चलता है कि घर पर ताला लगा हुआ है और वीमा भी घर पर नहीं है। उसे लगता है कि शायद वीमा अपने मायके गई होंगी, लेकिन बिना बताए वो ऐसा नहीं कर सकती। वह देखता है कि घर के ताले की चाबी बदल दी गई है और उसका सामान भी बाहर पड़ा है। काफ़ी देर हो जाती है लेकिन वीमा घर पर नहीं आती है, इसलिए वह श्यामा जी के पास जाता है। लेकिन श्यामा जी उसे कहते हैं कि तुम अपनी जाति की लड़की से शादी कर लो, उसका सारा खर्चा मैं उठाऊंगा और तुम्हारी वेतन भी बढ़ाऊंगा। ऐसा लालच श्यामा जी चमन वर्मा को देता है और उनके साथ 2 और लोग हैं और ये दोनों और कोई नहीं बल्कि वीमा के पिताजी और उसका भाई है। फिर श्यामा जी जमन वर्मा को तलाक के कागजात पर हस्ताक्षर करने के लिए कहता है। जब जमन वर्मा नहीं मानता तो श्यामा जी उसे जाति छुपाने का आरोप लगाते हैं और उसे स्कूल से भी निकाल देते हैं। लेकिन चमन वर्मा निडर होकर ये कहता है, मैं नेत्रहीन जरूर हूँ लेकिन कायर नहीं। वीमा के खातिर मरने के लिए भी तैयार हूँ मैं। वीमा को 4था महीना है। अगर मेरी बीवी को और उसके होने वाले बच्चे के साथ कुछ अगर हुआ तो आप सभी लोग कटघरे में होंगे। इतना कहकर वह अपना सामान लेकर निशक्त जनों के आका के पास जाता है। लेकिन उसके जाने से पहले ही श्यामा जी आका जी को सारी बातें बता देता है। जब जमन वर्मा आका जी के पास पहुंच जाता है तब आका भी श्याम जी की ही बोलता है और कहता है, हम सालों सालों तक उम्र भर बिना धर्म के जी सकते हैं लेकिन बिना जात के एक पल भी नहीं। पक्षी भी अपनी हैसियत के मुताबिक पंख फड़फड़ाते हैं और उड़ते हैं। तुमने अपनी औकात का अतिक्रमण किया है वर्मा। तब जमन वर्मा कहता है, आप इतने बड़े पद पर होने के बाद भी ऐसी बातें कर रहे हो। इतने बड़े होकर भी इतने छोटे विचार रखते हो। प्रेम के पौधे पर कुल्हाड़ी मार रहे हो आप। जो श्याम जी कह रहे हैं वही आप सारी बातें कह रहे हो। फिर बाद में जमन वर्मा को यह पता चल जाता है कि आका जी एक ऐसा इंसान है जो अपने आसपास ऐसे कुत्तों को रखता है जो हमेशा उसके पैर चाटते हैं और उसके पीछे पूंछ हिलाते हैं। निशक्तों की पीड़ा से उनका दूर दूर तक कोई भी लेना देना नहीं है। फिर वहाँ से हताश निराश होकर वो वहाँ से चला जाता है। वह रिक्शा में बैठकर विकलांग संघ के अध्यक्ष एवं अपने मित्र देवर सिंह की ओर निकल पड़ता है। वहाँ जाने के बाद अपने मित्र को उसके ऊपर बीती जो व्यवहार आका और श्याम जी ने उसके साथ किया है, यह सब बातें उसको बताता है।
देवत सिंह उसके साहस एवं विश्वास को बढ़ाते हुए पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाता है। दोस्तों आपको बता दें कि देवत सिंह को दो भी पैर नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ अपने दोस्त के साथ थाने में जाता है और एफआईआर दर्ज करवाता है। लेकिन थानेदार उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता है और एफआईआर दर्ज नहीं करवाता है। इसलिए देवत सिंह अपने परिचित शहर के प्रतिष्ठित अखबार दैनिक बांज के संवाददाता सीसी जहां को बुलाकर रीमा के अपहरण, श्यामजी और आकाजी के गलत व्यवहार के बारे में बताता है। यह सब बातें सुनकर सीसी जहां कहता है कि तुम्हें न्याय जरूर मिलेगा, तुम चिंता मत करो। ऐसा कहकर सीसी जहां श्याम जी के पास जाता है। श्याम जी अपने भविष्य को संकट में पाता हुआ देख सीसी जहां को यह बातें कहते हैं, बेटे तेरे शरीर में और मेरे शरीर में एक ही जाति का खून है। जहाँ बेटे दुर्भाग्य से वह लड़की मेरी रिश्तेदारी निकल आई। बेटे आंखों देखे मक्खी नहीं निकली जाती है। लेकिन फिर भी सीसी जहां नहीं मानता है तो श्याम जी अलमारी से एक बैग में भरकर कुछ पैसे सीसी जहां के सामने रख देते हैं। तब पत्रकार सीसी जहां श्याम जी के अनुसार ही खबर को दूसरे दिन समाचार पत्र में छाप देता है। अब जमन वर्मा को समाचार पत्र से न्याय मिलने की बजाय उसे ही गलत साबित करते हुए श्याम जी को ही सही साबित करता है। अखबार में ये खबर आई, और आज की बड़ी खबर, नेत्रहीन ने जांच छुपाकर बिहार रचाया, पत्नी को तलाक चाहिए। विमा नाम की भोली भाली एक ग्रामीण लड़की घर से रूठकर शहर आ गई। संयोग से रेलवे स्टेशन पर उसे नेत्रहीन संस्थान का एक नेत्रहीन अध्यापक जमन वर्मा मिल गया। वर्मा उस बेचारी को बहला फुसलाकर अपने कमरे पर ले आया। कई दिनों तक अवैध रूप से उसे अपने कमरे पर ही रखा और उसके साथ जाति करता रहा। जब लड़की को जमन वर्मा की नीची जाति का होने का पता चला तो उसे मुरझा गई। लड़की की हालत बिगड़ती रही, लेकिन जमन वर्मा उससे जास्ती करता रहा। एक दिन मौका पाकर लड़की नेत्रहीन संस्था के संस्थापक श्याम जी के चैम्बर में आ गई और अपनी आपत्ति सुनाई। जमन के चंगुल से छुड़ाने के लिए वो बहुत रोई, गिड़गिड़ाई, सहृदय। श्याम जी ने उसको ढांढस बंधाया। उन्होंने ही रीमा के गाँव को खबर की। रीमा के पिता और उसका भाई आए और उसे अपने साथ गाँव ले गए। नेत्रहीन संस्था के संस्थापक श्याम जी ने जमन वर्मा को इस कुकृत्य पर कठोर कार्रवाई देते हुए उसे अध्यापक की नौकरी से निकाल दिया। जब ये खबर देवत सिंह पढ़ता है तब वो काफी आश्चर्य हो जाता है और जमन वर्मा से कहता है, अरे जमन, पेपर में तो उल्टी खबर आई है। तो इसी बात को लेकर वहाँ दोनों फिर से दोबारा थाने में जाते हैं तो थानेदार उनसे ये कहता है, साले अंधे लुंगड़े लूले भी बड़े घर की लड़कियों को धोखा देकर उसे शादी रचाने लगे हैं। गुड्डे कहेंगे ये ले तेरे आजी पकड़ और भाग जाए यहाँ से। विकलांग हो दोनों, और होते तो सीधा अंदर डाल देता। आइंदा ऐसी झूठी शिकायत लेकर थाने मत चले आना। जमन वर्मा के पास सिर्फ यही एक ही मौका था जब वो वीमा को प्राप्त कर सकता था, लेकिन उसकी सारी कोशिशें विफल हो जाती है। वीमा को पाने का सपना चकनाचूर हो जाता है। तब उसका मित्र देवत सिंह उसमें साहस, आशा और विश्वास जगाता हुआ यह बातें उससे कहता है, निशक्त अपने पर उतर जाए तो लोहे की गेंद है। लोहे की गेंद को ना फेंका जा सकता है और ना ही उसे उछाला जा सकता है। तब उसके बाद में जमन वर्मा, देवत सिंह और अन्य विकलांग लोग अनशन पर बैठ जाते हैं। जमन वर्मा एक पैर पर खड़ा है और पैर के नीचे श्याम जी का अंगूछा है। निशक्तों के आका को कार्यालय में जाने से रोका जाता है। इसी खींचातानी में आका की धोती निकल जाती है और यह खबर सभी शहर के अखबारों में आग की तरफ फैल जाती है। यह समाचार सुनकर सभी विकलांग लोग और भी विकलांग लोग इस अनशन में शामिल हो जाते हैं। इसका प्रभाव ऐसे पड़ता है कि एक सफेद कलर की गाड़ी आती है। उस गाड़ी में से 3 लोग उतरते हैं, एक श्यामा जी, एक आका जी और दूसरी एक औरत। अब आपको पता ही होगा कि ये औरत कौन है। देवत सिंह ने पहले वीमा को नहीं देखा था, इसलिए उसे तो नहीं पता चल जाता है, लेकिन शोर की आवाजों से वीमा भाभी आवाज आने की वजह से वो भी समझ जाता है कि ये औरत वीमा है। और बाद में यह नाटक नारों के साथ खत्म होता है। ये नारे कुछ इस प्रकार के हैं, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, आका जी, श्यामा जी मुर्दाबाद, निशक्त जन एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो कुछ इस प्रकार से यह नाटक हमें खत्म होता हुआ दिखाई देता है। इस नाटक में एक और पति और पत्नी का पुनः पाने का साहस, वीरतापूर्ण संघर्ष पूरा होता है, तो दूसरी ओर जाति पर इंसानियत की जीत होती है। यह नाटक जाति भेद, नेताओं, थानेदारों, पत्रकारों की दोगली नीति का पोल खोलने का भी काम करता हुआ नजर आता है। नाटक कई महत्वपूर्ण विषयों को एक साथ लेकर चलता हुआ नजर आता है। विकलांग लोगों की समस्या का चित्रण हुआ है। वैवाहिक जीवन में जाति भेद होता है। निशक्तों का रक्षण करने वाले नेता का दोहरा रूप, बिकाऊ पत्रकार, दबाव में काम करने वाली पुलिस व्यवस्था, ईमानदार विकलांग संघ कार्य, जाति भेद का शिकार अध्यापक का चित्रण हुआ है। यह संपूर्ण नाटक 80 पृष्ठों का है। पात्रों की संख्या में भरमार न करते हुए कम
तमाम पात्रों को लेकर कथावस्तु को न्याय देने का कार्य किया है। अन्य पात्रों को पकड़कर पात्र संख्या 12 है। नाटक का रचना काल 2012 का है। तो दोस्तों मेरा यह प्रयास आपको कैसे लगा? क्या आपको नाटक समझ में आया या फिर नहीं? क्या इसमें गलतियां हैं या फिर यह नाटक आपको पूरी तरीके से समझ में आया है? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना और यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना। तो आपको मिलता हूँ जल्दी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।